इस लेसन में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोड्यूसिंग द जनरल जर्नल के अकाउंटिंग में हमारे पास जो ट्रांजैक्शंस होते हैं जिनको सबसे पहले हमने जर्नल में रिकॉर्ड करना होता है वो कैसे करते हैं और उसके क्या रूल्स होते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि होता क्या है जर्नल। द जर्नल रिकॉर्ड्स ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शंस इन वन प्लेस। क्या मीनिंग है इसका कि सब रिकॉर्ड ऑल पार्ट्स ऑफ द ट्रांजैक्शन इन वन प्लेस। ये मैं अभी आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने आपके लिए एक जर्नल तैयार किया है उसमें आपको बताती हूँ। जर्नल होता क्या है, इज अ रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्या मीनिंग हुआ इसका? इसका मीनिंग हुआ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का कि ए डेट ऑर्डर में सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। सपोज अगर आपने कोई चीज नवंबर 1 को परचेज की है तो वो ट्रांजैक्शन हम पहले रिकॉर्ड करेंगे। उसके बाद अगर आपने कोई 5 नवंबर को किया है फिर हम करेंगे। अगर सिमिलरली अगर 15 है उसके बाद 18 है और सपोज हम कह देते हैं कि 30th, ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि पहले आप 30th वाले को रिकॉर्ड कर रहे हैं फिर 18th को फिर 1st को, नहीं। ये डेट ऑर्डर में रिकॉर्ड किए जाती हैं जर्नल में, और यही मैंने लिखा है कि ट्रांजैक्शंस जो होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। द जनरल जर्नल इज द मेन जर्नल ऑफ द बिजनेस। ये सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं या मेन जर्नल है। जो भी ट्रांजैक्शन होता है जब हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपने उसको जर्नल में रिकॉर्ड करनी होती है अपनी एंट्रीज। अ जर्नल इज वेयर ट्रांजैक्शंस आर फर्स्ट रिकॉर्डेड। मुख्तलिफ तरीकों से मैंने आपको समझाने की कोशिश की इसलिए मैंने ये पॉइंट्स लिखे हैं। ईच ट्रांजैक्शन recorded in a journal is called the journal entry। जब हम एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे जर्नल में तो हम उसको कहेंगे ये हमारी जर्नल एंट्री बन गई है क्योंकि हमने उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया है। अब एक टर्म हम देखेंगे कि आएगी अकाउंटिंग में, जर्नलाइजिंग। उसका क्या मीनिंग है? बहुत ही सिंपल है। जर्नलाइजिंग इज द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ जर्नल। जब हम जर्नल में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कि ये जर्नलाइजिंग है। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड एंट्री की। वो भी मैं अभी आपको करके बताऊंगी कि कंपाउंड एंट्री क्या होती है। एन एंट्री दैट हैज मोर देन वन डेबिट और मोर देन वन क्रेडिट। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, जैसे आप जाते हैं, आप हमने सपोज मिल्क परचेज कर लिया, राइट, हमने मिल्क दूध खरीदा है, तो क्या होगा कि ईच एंट्री, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसमें एटलीस्ट 2 अकाउंट जरूर अफेक्ट होंगे। ये नहीं होगा कि हमने मिल्क तो ले लिया और हम बस आ गए, नहीं, हमने उसको कैश भी दिया, हमने उसको पेमेंट भी की है। तो देखिए 2 अकाउंट हैं, इसको तो हम डाल सकते हैं यूटिलिटी मिसलेनियस में डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि 2 अकाउंट ईच ट्रांजैक्शन से अफेक्ट जरूर होते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि हमेशा 2 होंगे। समटाइम्स ऐसे होता है कि 2 क्रेडिट हो जाते हैं 2 अकाउंट, या 2 से ज्यादा अकाउंट भी इन्वॉल्व होते हैं, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, और ये भी मैं अभी आपको बताती हूँ कि कैसे होगा। राइट, शुरू करते हैं हम। जर्नल रिकॉर्डिंग प्रोसीजर्स में क्या होता है, 4 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम अपना ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं जनरल जर्नल में। सबसे पहले क्या होगा, हम रिकॉर्ड करेंगे डेट, कि किस डेट को वो ट्रांजैक्शन हुआ है। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि एक अकाउंट डेबिट होगा और एक, कम से कम एक जरूर होगा, इसके अलावा ज्यादा भी होंगी, ज्यादा होंगी तो हम उसको कंपाउंड एंट्री कहेंगे। जो डेबिट होगा वो आपने रिकॉर्ड करना होता है। नॉर्मली हम डेबिट को पहले लिखते हैं, फिर जो क्रेडिट होता है वो हम लिखेंगे और उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन लिखेंगे कि ये ट्रांजैक्शन, ये एंट्री हमने क्यों पास की है। ये 4 स्टेप्स आपने हमेशा याद रखने हैं। इससे पहले कि हम आगे जाएं, बहुत जल्दी से मैं आपको रिकैप करवा लेती हूँ। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट क्या होते हैं, बहुत अच्छी तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। रूल्स ऑफ डेबिट, डेबिट को हम डीआर कहते हैं और क्रेडिट को हम सीआर कहते हैं। देखें, ये होगा एसेट्स जितने भी होते हैं जो हम पढ़ चुके हैं, एसेट्स हैं वो उनका नॉर्मल बैलेंस है डेबिट। नॉर्मल बैलेंस का मीनिंग होता है कि कहाँ वो इंक्रीज होंगे। अगर कोई एसेट्स आपके पास आएगा, जैसे हम इक्विपमेंट की बात कर लेंगे, लैंड की बात कर लेंगे, अकाउंट रिसीवेबल है, कैश है, अगर ये सारी चीजें आपकी इंक्रीज होंगी तो आपने डेबिट में लिखना है, ये डिक्रीज होंगी तो आपने क्रेडिट में लिखना है। राइट, अब क्या है, लाइबिलिटीज और कैपिटल जिनका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। अगर लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज होगी, कैपिटल आपका इंक्रीज होगा तो आपने क्रेडिट में लिखना है, अगर डिक्रीज होगा तो आपने डेबिट साइड में लिखना है।
राइट। यहाँ पे बना देती हूँ। चलें, अब रेवेन्यू है, रेवेन्यू भी आपका क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होता है। जहां जहां मैंने पॉजिटिव साइन लगाया है इट मींस कि ये इंक्रीज हो रहे हैं, इनका नॉर्मल बैलेंस ये है। तो आप सिंपली ये कह सकते हैं कि लायबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड है, जबकि एसेट्स का और यहाँ पे एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस आपके यहाँ डेबिट साइड में इंक्रीज होंगे। ड्राइंग भी आपकी डेबिट साइड पे यहाँ पे हम लिखेंगे इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे एक्सपेंसेस मैंने लिखा क्रेडिट पे, ये डिक्रीज होंगे। ड्राइंग यहाँ मैं लिख देती हूँ, नॉर्मली इसको हम यूज नहीं करते, यहीं पे होता है ये। रेवेन्यू को मैं चले यहाँ लिख देती हूँ। तो सिंपल आपने क्या याद रखना है कि एसेट्स का, एक्सपेंसेस और ड्राइंग, इनके नॉर्मल बैलेंस डेबिट हैं, यानी ये डेबिट साइड पे जब भी इंक्रीज होंगे आपने इनको डेबिट साइड पे लिखना है, डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट पे लिखना है। लाइबिलिटीज, कैपिटल और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट साइड है, यानी ये इंक्रीज होंगे तो आपने क्रेडिट साइड पे लिखना है, और अगर ये डिक्रीज होंगे तो आपने डेबिट साइड में लिखना है। ये रूल्स हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, इसको आप अच्छी तरह समझ लें। अगर आपने ये रूल समझ लिए इट मीन्स आपको 80% अकाउंटिंग आ जाएगी, कोई गलती नहीं होगी। अब यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखें, ये मैंने आपके लिए एक जर्नल का प्रोफार्मा तैयार किया है कि यहाँ हमने लिखनी होगी अपनी मंथ और डेट लिखनी होगी, यहाँ हमने अपने अकाउंट्स लिखने हैं, इस कॉलम में हमने डेबिट लिखना है और इस कॉलम में क्रेडिट लिखना है। कैसे एंट्री पास होगी? सपोज एक ट्रांजैक्शन है April 1st 2018 को। सैम ने क्या किया? इन्वेस्टेड 4000 इन अ बिजनेस। उसने कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है अपना, राइट? तो 4000 उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। याद रहे जब भी इस तरह की एंट्री आएगी कि इन्वेस्टेड 4000, 10,000, 80,000 व्हाटएवर इन द बिजनेस, तो आपने याद रखना है कि कौन, सबसे पहले देखना है कि कौन से दो अकाउंट आपके अफेक्ट होंगे, राइट? चले यहाँ से शुरू करते हैं। देखें, ये डेट के मैंने दो कॉलम बनाए हैं। दो कॉलम इसलिए बनाए हैं, यहाँ आपने लिखना होगा 2018 और मंथ क्या है हमारा? अप्रैल। अप्रैल लिखना है। यहाँ हमने डेट लिखनी है कि कब ये ट्रांजैक्शन हुआ, कब उसने बिजनेस शुरू किया, April 1st को, राइट? ये क्या है? अब जब April 2nd आएगा, 3rd, 4th वॉट एवर द ट्रांजेक्शन यहाँ आएंगे, आपने ये यहाँ दोबारा नहीं लिखना। ये 2018 अप्रैल सिर्फ आपने एक बार लिखना है एक पेज पे। जब नेक्स्ट पेज होगा उसकी ओपनिंग पे आप जरूर लिख दें, या यहाँ जाके कहीं मंथ अगर चेंज होगा तो हम दोबारा लिख देंगे। मैं आपको समझाती रहती हूँ, वन बाय वन करके हम डिस्कस करते हैं। देखें, जिस सबसे पहले हमने देखना है कौन से दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। एक अकाउंट अफेक्ट होगा कैश का, क्योंकि कैश आपका एसेट्स है और आपका इंक्रीज हो रहा है, और दूसरा ओनर है, ये बिजनेस ओनर है, तो कैपिटल आपका होगा। दो अकाउंट तो हमारे ये अफेक्ट हो गए। फिर हमने देखना है अमाउंट क्या है, 4000 है, इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं। इन्वेस्ट किया है बिजनेस में तो इंक्रीज हो रहे हैं। तो इंक्रीज में देखें, एक को हमने डेबिट लिखना है, एक को क्रेडिट। हमने ये देखना है कि किसको डेबिट लिखें। कैश आपका एसेट्स है, और एसेट कहाँ इंक्रीज होता है? डेबिट साइड में। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमने इसको डेबिट करना है। कैपिटल का नॉर्मल बैलेंस क्या है? क्रेडिट है, ये क्रेडिट साइड में इंक्रीज होता है। तो हमने कैसे लिखना होगा? हमने लिखना होगा कैश, पहले आपने डेबिट एंट्री लिखनी है, डेबिट हुआ हमारा 4000 से, और जो क्रेडिट एंट्री है वो आपने कैपिटल यहाँ नहीं लिखना, इसको इंडेंट कहते हैं, यानी थोड़ा सा फासले पे दूर करके लिखना है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ कि कैपिटल, और ये क्रेडिट हुआ हमारा 4000। ये हमारी एंट्री पास हो गई। जैसे मैंने कहा था कि एक ट्रांजैक्शन को जब हम लिखेंगे जर्नल में तो हम उसको कहते हैं ये हमने एंट्री पास की है। पहला स्टेप हो गया, डेट लिखी, फिर हमने डेबिट लिखा, फिर हमने क्रेडिट लिखा, फिर मैंने क्या कहा था, यहाँ एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, ताकि बाद में अगर आप भूल जाएं या कोई भी आपका काम देखे तो उसको एक्सप्लेनेशन पढ़ के आइडिया हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी नहीं लिखनी, बहुत छोटी सी लिखनी होती है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ये लिख सकते हैं कि सैम इन्वेस्टेड या ओनर इन्वेस्टेड, राइट? 4000। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा लिखना चाहते हैं। थोड़ा सा लंबा, ये नहीं होगा कि पूरा आप 4 5 6 लाइनें एक्सप्लेनेशन की लिख रहे हैं, छोटी सी एक्सप्लेनेशन लिख दें। ये हमारी एंट्री पास हो गई है। एक दफा मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। मैंने क्या कहा था कि सबसे पहले हमने रिकॉर्ड करनी होती है डेट, जो मैंने आपको बताया। उसके बाद हमने डेबिट एंट्री लिखनी है, फिर क्रेडिट लिखना है, और फिर हमने एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है, जो कि मैंने यहाँ आपको लिख के दिखा दी।
आगे चलते हैं। ये मैंने आपके लिए 4 ट्रांजैक्शन बनाए हैं और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको समझाने के लिए, क्योंकि हमारी डेली लाइफ में 4, 5, 6 से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस होती नहीं है, वही रिपीट होते रहते हैं। तो कन्फ्यूजन, स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन हो जाती है परचेज्ड में और सर्विसेज परफॉर्म में। तो दोनों में मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देती हूँ। इसको यहाँ पे इसी लेसन में आपने 100% क्लियर करना है। नहीं समझ में आया मुझसे पूछ लें लिख के कि नहीं समझ में आया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे ये प्रॉब्लम क्रिएट ना हो जाए कि हमें ये समझ में नहीं आया था। देखिए यहाँ मैंने यूज किया है वर्ड परचेज्ड। परचेज्ड सप्लाईज ऑफ 500। हमने कैसे पेमेंट की है? कैश। डेली लाइफ में सिर्फ 2 तरीके होते हैं हमें पेमेंट करने के, या तो हम कैश से पेमेंट करते हैं या हम क्रेडिट कार्ड यानी पेएबल को जनरेट कर लेते हैं। हम कहते हैं हम बाद में पे कर देंगे। इसके अलावा और कोई तीसरा तरीका नहीं है। अगर आप चेक दे रहे हैं, अगर आप डेबिट कार्ड यूज कर रहे हैं, वो सब कैश में कंसीडर होगा। तो सिर्फ 2 हमारी जो लाइफ है उसमें सिर्फ 2 तरह से पेमेंट होती है, या तो हम कैश पेमेंट करते हैं या हम क्रेडिट पेमेंट करते हैं कि हम बाद में दे देंगे। इसके अलावा कोई तीसरा मेथड नहीं है। चेक, डेबिट कार्ड सब कैश में इंक्लूड होते हैं। तो आपने यहाँ जब भी आप देखेंगे कोई परचेज की है आपने चीज, तो आप देखेंगे उसकी पेमेंट कैसे हुई है। या तो कैश पे पेमेंट होगी या वर्ड लिखा होगा ऑन क्रेडिट। अगर तो कैश पे है तो बहुत इजी हो गया। देखिए ये क्या है हमारे पास, थर्ड को, तो ये समझे कंटिन्यू है हमारा ये जर्नल मैंने अलग अलग आपको बताया है पेज पे स्लाइड पे लिख के। समझे ये कंटिन्यू है, तो आपको नहीं यहाँ पे ये दोबारा नहीं लिखना 2018 अप्रैल वॉटेवर, सिर्फ आप डेट लिख दें कि थर्ड को ये काम हुआ है। राइट। अगर चले मैं यहाँ से आपके लिए शुरू करता हूँ, सपोज यहीं से हमारा शुरू हो रहा है, तो मैं यहाँ लिखूंगी अप्रैल। हम इसको कंसिडर कर लेते हैं हमारी ये फर्स्ट एंट्री है, ताकि आपको और ज्यादा क्लियर हो जाए। बस आपने ये लिखना है। अब आप देखें सप्लाई, पहले कौन से अकाउंट हमारे पास अफेक्ट हो रहे हैं? एक सप्लाईज अफेक्ट हो रही है कि हमने सप्लाईज ली है, परचेज की है सप्लाईज। तो मैं यहाँ लिख लेती हूँ, सिर्फ आप सप्लाईज लिख लें, ऑफिस सप्लाईज लिख लें, जो भी वर्ड आपके ट्रांजेक्शन में यूज होगा वो आपने लिखना होगा। हमने लिखा सप्लाईज। राइट। सप्लाईज क्या हुई है? इंक्रीज हुई है ना, हमने खरीद ली है, हमारे पास और ज्यादा सप्लाईज आ गई हैं। और जब सप्लाईज एसेट्स हैं, जब एसेट्स इंक्रीज होते हैं तो हमने डेबिट साइड पे लिखने होते हैं, इसलिए हम यहाँ लिख दूंगी 500 डेबिट हो गया। इसका क्रेडिट क्या होगा? देखें आपने कैश, यहाँ मैंने कैश पेमेंट की है, और कैश भी आप कहेंगे कैश भी एसेट है। राइट। कैश भी एसेट्स अकाउंट है, लेकिन कैश डिक्रीज हो रहा है क्योंकि हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं सप्लाईज की। तो हम जब कैश हमारा डिक्रीज होगा तो हमने क्रेडिट साइड में लिखना होगा, इसलिए थोड़ा सा आपने इंडेंट करके यहाँ लिखना है कि ये 500 हो गया। ये हमारी एंट्री पास हो गई। राइट। इस ट्रांजैक्शन को ऐसे भी लिखा होता है बुक्स में, पेड 500 फॉर ऑफिस सप्लाईज। तो आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि अब ये कैसे कैश पे किया है या ऑन क्रेडिट है। लिखा है पेड 500 फॉर ऑफिस सप्लाईज, तो आपने यही एंट्री लिखनी है। और यहाँ थोड़ी सी आप एक्सप्लेनेशन लिख लें कि परचेज की है हमने सप्लाईज, ऑफिस सप्लाईज और सप्लाईज, ये एक्सप्लेनेशन होगी। राइट। ये तो कैश की बात हो गई। याद रहे कब हमने ये एंट्री ऐसे लिखनी है, जब हम कोई चीज परचेज करेंगे, जब आपका वर्ड आए कि परचेज सप्लाईज या पेड 500 600 व्हाटएवर फॉर सप्लाईज और इक्विपमेंट और व्हाटएवर। लेकिन अगर इसी ट्रांजैक्शन को आप ऐसे लिख देते हैं परचेज सप्लाईज ऑफ 500 ऑन क्रेडिट, देखिए दोनों में फर्क है। परचेज तो आपने किया है, लेकिन पेमेंट कैसे की है? हमने अपना क्रेडिट यूज किया है, हमने कहा हम बाद में पे कर देंगे आपको। समझे, जैसे क्रेडिट कार्ड से पेमेंट होती है कि 1 मंथ के बाद 40 डेज के बाद बिल आता है और आप पे कर देते हैं, तो वो है क्रेडिट। इसको हम कैसे लिखेंगे? राइट। अब क्या है, ये 6 अप्रैल को हुई है, तो दोबारा यहाँ मैंने नहीं लिखना अप्रैल 28, बस सिर्फ यहाँ 6 लिख दें। आप चाहें तो यहाँ इसको ऐसे भी करते हैं, मैं आगे जो बताऊंगी हम यहाँ पे मैं इसके और भी रोज बना लूंगी ताकि ये लाइन भी बिल्कुल क्लियर हो कि एक एंट्री हो गई। 6 को हमने क्या किया, सप्लाईज परचेज की है, बिल्कुल वही ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्या है, सप्लाईज हमने ली ऑन क्रेडिट। जब भी ऑन क्रेडिट का वर्ड आएगा तो आपने क्या लिखना है, अकाउंट्स पेएबल, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि अकाउंट रिसीवेबल कहाँ लिखना है और पेएबल कहाँ लिखना है। जब
परचेस्ड के साथ आपका आएगा ऑन अकाउंट। इट मींस कि आपने कोई चीज खरीदी है और आप बाद में पे करेंगे उसको। तो सप्लाईज आपके पास एसेट्स हैं जो 500 के आपने ले लिए, और ये लाइबिलिटी अकाउंट है, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो आपने जब इंक्रीज होती है लाइबिलिटी तो उसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट पे लिखेंगे। राइट, ये हमारी सेकेंड एंट्री हो गई। अब देखें यहां मैंने क्या लिखा है, पेड फॉर द सप्लाईज परचेज ऑन अप्रैल 6। अब ये जो अप्रैल 6 को यहाँ जो हमने सप्लाईज खरीदी, नहीं समझे 30 डेज या वॉट एवर, यहाँ तो मैंने 3 डेज का मार्जिन लिखा है, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता नहीं है, हम लिखते हैं अकाउंट्स पेबल 30 डेज और वॉट एवर। सपोज 9th ऑफ अप्रैल को, यहाँ सिर्फ आपने 9th लिखना है, ये दोबारा नहीं लिखना। ये कब लिखना है आपने, अप्रैल 2018 या नेक्स्ट पेज शुरू हो रहा हो, या ये मंथ अगर यहाँ पे चेंज हो गया आपका, ये मई है तो आपने यहाँ लिखना होगा। राइट, अदरवाइज आपने ये एक दफा लिखना है। 9th को क्या किया है कि इसकी पेमेंट, ये जो हमने अकाउंट्स पेबल, देखिए मैं यहाँ बना देती हूँ, अकाउंट्स पेबल हमारा 500 था, लाइबिलिटी आपकी इंक्रीज हो रही थी तो मैंने क्रेडिट पे लिखा है। अब आपने इसकी पेमेंट कर दी, क्लाइंट ने हमें इसकी पेमेंट कर दी, तो जब इसकी पेमेंट हो जाएगी तो इट मींस कि ये लायबिलिटी जो क्रिएट हुई थी ये खत्म हो जाएगी। अब आपने पे करना था 500, आपने पे कर लिया, तो लायबिलिटी मैंने जब आपको बताया था इसका नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, जब लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो आपने इसको डेबिट में लिखना होगा। तो ये अकाउंट्स पेएबल अब आपके पास हो जाएगा डेबिट में। और आपने कैसे पे किया, आपने कैश पे कर दिया, अब कैश आपका हो जाएगा क्रेडिट 500। इट मींस कि जो लायबिलिटी थी आपने कहा था बाद में देंगे, ये आपने पे कर ली। राइट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ मैंने ये लिखा है इन दोनों को समझाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है कि पेएबल कहाँ लिखे, रिसीवेबल कहाँ लिखें। जब आप कोई चीज परचेज करते हैं ऑन अकाउंट पे, तो आपने अकाउंट्स पेएबल लिखना होता है, और जब आप उस अकाउंट्स पेएबल की पेमेंट कर देते हैं, अपने क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर दिया, तो लायबिलिटी आपकी खत्म हो गई या कम हो जाती है। और लायबिलिटी जब कम होती है तो हम उसको डेबिट साइड पे लिखते हैं, और आपने पेमेंट की है कैश की, तो डेफिनेटली आपका कैश डिक्रीज हुआ है, जो कि डेबिट साइड इसका नॉर्मल है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट पे लिखते हैं, इसलिए मैंने यहाँ लिखा। तो अब इन दोनों ट्रांजैक्शन में आपको अच्छी तरह फर्क पता होना चाहिए कि जब हम परचेज सप्लाईज करते हैं कैश पे तो आपने ये एंट्री करनी है, लेकिन जब आप परचेज करते हैं ऑन अकाउंट पे तो आपने कैश की जगह अकाउंट्स पेएबल लिखना है, और जब आप पेमेंट कर देते हैं तो अकाउंट्स पेएबल टू कैश होगा। यहाँ पे भी अक्सर गलती हो जाती है, ये अकाउंट्स पेएबल करते हैं और इसको कर देते हैं क्रेडिट सप्लाईज को, नहीं, आपका कैश डिक्रीज हो रहा है। राइट, अब हम बात करते हैं इसके बाद कंपाउंड एंट्री की, और यहाँ हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी आप यहाँ लिख दें कि हमने पेड कर दी है जो हमने सप्लाईज परचेज की थी। राइट, यहाँ पे मैं आपको कंपाउंड एंट्री बताती हूँ। ओके, अब देखें जैसे मैंने आपको बताया था कि एक से ज्यादा भी, नॉर्मली क्या होता है कि दो अकाउंट तो कंपलसरी है कि अफेक्ट होंगे, एक को हमने डेबिट करना होता है और एक को क्रेडिट करना होता है, और सेम अमाउंट लिखनी होती है। ये नहीं है कि यहाँ तो हम 500 लिख रहे हैं, यहाँ हम 400 लिख देंगे, नहीं, सेम अमाउंट लिखनी होती है। यहाँ है परचेज ऑफिस इक्विपमेंट फॉर 3500। देखिए परचेज किया है हमने ऑफिस इक्विपमेंट 3500 का, a cash down payment was made today of 1000 and remaining 2500 will paid in 30 days। तो इसमें देखें तीन अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। सबसे पहले हमने देखना है क्या किया है, हमने परचेज किया है। ओके, तो परचेज में हम क्या लिखेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट को मैं चलिए छोटा करके लिखती हूँ। ऑफिस इक्विपमेंट एसेट्स है, एसेट इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट साइड में आएगा, ये हमने लिख दिया। अब क्या है, अ कैश डाउन पेमेंट, तो एक तो हमने कैश, हमारा कैसे हमने पेमेंट किया, इक्विपमेंट तो हमने ले लिया, उसकी पेमेंट कैसी की है, 1000 कैश दिया है, और जब कैश हमारा एसेट्स है ये डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, ये लिख दिया। और बाकी जो 2500 रह गए वो हमने कहा कि हम विद इन 30 डेज दे देंगे, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी कंपाउंड एंट्री है, जिसमें एक से ज्यादा क्रेडिट हैं या एक से ज्यादा डेबिट हो तो भी हम लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको लिख दूं कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट ऑफ 3500 एंड ऑफिस सप्लाईज ऑफ 500, तो देखें दो आपके पास डेबिट हो जाएंगे और दो आपके पास क्रेडिट हो जाएंगे, तो भी कंपाउंड एंट्री है। ईच ट्रांजैक्शन का एटलीस्ट
2 अकाउंट तो जरूर अफेक्ट होते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाते हैं तो उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं, राइट। और यहाँ जैसे मैंने ये लिखा तो ये हमारा 9th था, और यहाँ हम एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं कि परचेज ऑफिस इक्विपमेंट, पेइंग 1000 कैश एंड रिमेनिंग ऑन अकाउंट। छोटी सी आप यहाँ एक्सप्लेनेशन लिख दें। तो अब आपने ये कभी नहीं भूलना, जैसे हम आगे जाएंगे, अब आपने अपनी कभी नहीं भूलना कि ऑन अकाउंट में हमने पेएबल कब लिखना है, जब आप परचेज करते हैं कोई चीज तो ऑन अकाउंट ये है, इट मींस कि ये लायबिलिटी क्रिएट हुई है आपकी। आगे चलते हैं, अब बात करते हैं हम कि रिसीवेबल कब लिखते हैं, राइट। यहाँ पे ही कंफ्यूजन होती है। तो इसी तरह मैंने एक ये ट्रांजैक्शन बनाया है। 15th को क्या हुआ कि 15 अप्रैल को रिसीव 1000 फ्रॉम कस्टमर्स टेकिंग ड्राइविंग लाइसेंस। सपोज कोई भी बिजनेस था, वो ड्राइविंग लाइसेंस का था, लाइसेंस हम उनको दे रहे थे, तो 1000 हमने रिसीव कर लिया, हमने सर्विसेज परफॉर्म की, कस्टमर हमारे पास आया ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए और हमने उनको लेसन दिए, उसने हमें 1000 दे दिए। तो क्या हो जाएगा कि 1000 जो हमारे पास आया वो तो उसने हमें कैश दे दिया, और कैश इंक्रीज हो रहा है। जब एसेट्स इंक्रीज होता है तो हम डेबिट साइड में लिखते हैं। याद रहे कि जब रिसीव्ड, राइट, इस तरह के ट्रांजैक्शंस होते हैं तो उसे रेवेन्यू जनरेट होता है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। तो टेकिंग हमारा ये बिजनेस है, जब हम लेसन दे रहे हैं, कैश हमें मिल गया, तो यहाँ मैं जो भी वर्ड यूज होगा ना तो हम वही यूज करेंगे। रेवेन्यू भी लिखें वो भी ठीक है, लेकिन रेवेन्यू किस चीज का, रेवेन्यू ड्राइविंग लेसन्स का। और ये हमारा देखें, रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट है, यानी यहाँ वो इंक्रीज होता है, तो मैं यहाँ लिखूंगी, ये एक एंट्री हो गई। और यहाँ आप थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आप लिख सकते हैं कि हमने रिसीव 1000 फ्रॉम कस्टमर। ये तो बिल्कुल सिंपल है कि अगर हमने कैश रिसीव कर लिया, जैसे हमने लास्ट में परचेज किया था और हमने कैश पेमेंट कर दिया था, तो एक एंट्री है। लेकिन अगर मैं इसी ट्रांजैक्शन को ऐसे करके लिख दूं, परफॉर्म सर्विसेज, जो भी आपका बिजनेस है, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप सर्विसेज दे रहे हैं, लॉयर हैं, जो भी वर्ड आपके क्वेश्चन में यूज होगा वही आपने लिखना होता है। परफॉर्म सर्विसेज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट, राइट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हमने सर्विसेज परफॉर्म की हैं। सपोज के ड्राइविंग लेसन तो मैंने दे दिया, आपने दे दिया, जिसको भी देना था, जो सीखने आया था, उसने अभी आपको पेमेंट नहीं की, आपने सर्विसेज परफॉर्म कर ली, पेमेंट नहीं हुई, तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और जो भी नाम हो उसका, जिससे भी आपने रिसीव करना हो वो यहाँ आप लिख सकते हैं, राइट। सपोज मैं कह दूं रॉबिन, मैंने रॉबिन से अकाउंट रिसीवेबल लेना है, क्योंकि सिर्फ एक बिजनेस में एक क्लाइंट नहीं होता जिसको आप सर्विसेज दे रहे होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। अकाउंट रिसीवेबल, और इसका क्रेडिट क्या होगा, इसका क्रेडिट यही होगा, रेवेन्यू ड्राइविंग लेसन्स, राइट। कितना, 1300। तो थोड़ा सा आपको यहाँ, और ये कब हुआ था, ये 16 को हुआ है, तो थोड़ा सा देखिए आपको यहाँ पे ही बल्कि मैं उसका लिख देती हूँ जो हमने परचेज किया था, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। परचेज सप्लाईज ऑन अकाउंट, ऑन अकाउंट ऑफ 500 में कर देती हूँ। चले देखिए, जब परचेज सप्लाईज, आपने कोई चीज परचेज की है, क्योंकि बिजनेस में हम परचेज भी करते हैं, सेल भी करते हैं, दोनों तरह का भी होता है। जब हम परचेज कर रहे हैं सप्लाईज ऑन अकाउंट पे, तो आपने यहाँ पेएबल लिखना होता है, सप्लाईज टू पेएबल। कैसी एंट्री, जो मैंने आपको बताई, सप्लाईज टू पेएबल। लेकिन जब आप परफॉर्म कर रहे होते हैं सर्विसेज ऑन अकाउंट पे, तो वो अकाउंट रिसीवेबल होता है, यानी आपने सर्विसेज परफॉर्म कर ली हैं। अब जो भी आपका काम है, लॉयर हैं आप, कंसल्टेंट हैं, आपने सर्विसेज दे दी क्लाइंट को, लेकिन क्लाइंट ने कहा मैं आपको 1 महीने के बाद पेमेंट कर दूंगा, या जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है, तो हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल, और इसका क्रेडिट होगा रेवेन्यू, जबकि परचेज में क्रेडिट होता है पेएबल। दोनों में डिफरेंस अच्छी तरह देख लें। अब जब ये क्लाइंट आपको पे ऑफ कर देगा, रिसीव्ड कर लिया आपने 18 को, इसने आपको यहाँ 1300 देने थे, दे दिए, तो क्या होगा, अकाउंट रिसीवेबल जो आपने रिसीव करना था, ऐसे है, पहले देखें, रिसीवेबल पहले डेबिट साइड पे लिखा है, ये एसेट है, एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट पे होता है। अब पेमेंट कर दी, क्लाइंट ने हमें पैसे दे दिए 1300, तो अब तो हमने इसे कोई रिसीव नहीं करना, क्योंकि तो क्या हो जाएगा, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा, ये लेजर हमारा क्लोज हो जाएगा, क्योंकि उसने अब पेमेंट कर दी।
तो अकाउंट रिसीवेबल तो हमारा क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन इसका डेबिट क्या होगा, कैश, कि उसने हमें पेमेंट कर दी। हमारे पास 1300 यहाँ आ गए, और अकाउंट रिसीवेबल जो कि एसेट्स है, और एसेट अब डिक्रीज हो रहा है, जब डिक्रीज होगा तो हम इसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। सिर्फ इसमें अक्सर बच्चों की गलती हो जाती है कि ऑन अकाउंट आएगा तो हम पेएबल लिखें या रिसीवेबल। दोबारा बताती हूँ कि परचेज जब आप सप्लाईज करते हैं तो अकाउंट्स पेएबल आपकी लाइबिलिटी जनरेट होती है, लेकिन जब जब परफॉर्म करते हैं सर्विसेज ऑन अकाउंट पे तो अकाउंट रिसीवेबल आपने लिखना होता है, और इसका क्रेडिट रेवेन्यू होता है। जब भी परफॉर्म सर्विसेज होंगी आपने, या बिजनेस है आपका, उसका क्रेडिट रेवेन्यू है, जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाएगा कि आपने कितना रेवेन्यू जनरेट किया है। राइट, ओके, अब आगे चलते हैं। यहाँ मैंने बहुत सिंपल सिंपल ये लिखे हैं, ये ना अकाउंट्स पेबल के हैं, रिसीवेबल के हैं, बल्कि ये एक्सपेंसेस के हैं। आपने पेड किया है अपना टेलीफोन बिल, तो यहाँ हम डेट लिखेंगे 19, ये नया पेज है तो हम चलें लिख देते हैं। नए पेज में आपने लिखना होता है अप्रैल 2018। यहाँ मैं कहूँगी टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि ये एक्सपेंस हुआ है, आपने कैश पेमेंट की है तो कैश हो गया, यहाँ आप अमाउंट लिख दें। राइट, ओके। इसके यहाँ पे एक पोस्ट रेफरेंस का भी कॉलम आता है, लेकिन वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। और यहाँ लिख दें आप पे टेलीफोन बिल, एक्सप्लेनेशन। फिर क्या है, सैलरीज, तो हम लिखेंगे सैलरीज एक्सपेंसेस टू कैश। राइट, हमने कैश सैलरी दे दी और सैलरी का एक्सपेंस हुआ है हमारे पास, ये एक्सपेंस है, ये भी इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। रेवेन्यू, जो भी अकाउंट रिसीवेबल वाले हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वहां से रेवेन्यू जनरेट होता है, वो जाएगा हमारा अर्निंग में, और ये एक्सपेंसेस हैं हमारे। फिर 25 को यूटिलिटीज बिल, इसमें आपके पास वाटर बिल आ गया, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रो, जो भी हैं यूटिलिटीज बिल आ गए आपके पास। राइट, तो ये यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, सॉरी मैं इसको एक्सपेंस बनाती हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए कि मैंने क्या लिखा है। यूटिलिटीज एक्सपेंसेस, और कैश जो क्रेडिट होता है उसको आपने इंडेंट करके साइड पे थोड़ा करके लिखना होता है। ये नहीं है कि हम उसके नीचे ही लिख देंगे, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। ये आपके पास ट्रांजैक्शंस हो गए, और लास्ट में एक ट्रांजैक्शन मैंने आपके लिए लिखा है ड्राइंग, जिससे ओनर्स इक्विटी डिक्रीज होती है। ड्राइंग क्या होता है, जितना उसने इन्वेस्ट किया है, जैसे शुरू में उसने सपोज 1000 इन्वेस्ट किया, 500 उसने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए अपने। राइट, तो जब हम ड्राइंग पे लिखते हैं तो हम लिखते हैं ड्राइंग, उसने निकाल लिए कैश, तो ये हमारे पास हो जाता है 500 टू 500। राइट, ये छोटे छोटे ट्रांजैक्शंस हैं, तो ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे थे कि कैसे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है, कहाँ पे हम पेएबल यूज करेंगे, कहाँ हम रिसीवेबल यूज करेंगे। इसके अलावा 2-4 नए ट्रांजैक्शन होते हैं, बाकी सेम काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस डेली लाइफ में आपके बिजनेस में यही रिपीट होते रहते हैं। आप लॉस को, इसके रूल्स को अच्छी तरह समझ लें। यहाँ मैंने एडवांटेजेस भी लिखी है कि हम जर्नल में जो लिखते हैं, एंट्रीज पास करते हैं, ये फर्स्ट स्टेप होता है हमारे पास जर्नल में। जब हम एंट्रीज पास करते हैं, इसके क्या फायदे हैं अकाउंटिंग में, इसके फायदे लिखे हैं मैंने यहाँ। द कंप्लीट ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, एक प्लेस पे ही आ जाता है। राइट, ऐसे हो गया। नॉर्मली क्या होगा, अगर मैं लेजर जो हमने पहले बताया था वो मैं दोबारा भी बताऊंगी आपको, कि एक लेजर इस पेज पे है, कैश का यहाँ है, ये एक्सपेंसेस आपके सपोज 4th और 5th पेजेस पे हैं, तो आप देखेंगे कि अच्छा ये एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है। तो ये इसका क्या फायदा है जर्नल का, कि सार एक ट्रांजेक्शन जो है एक जगह पे आ जाता है। द यूज ऑफ द जर्नल रिड्यूसेस, एरर खत्म हो जाती है। अ जर्नल रिप्रेजेंट्स अ क्रोनोलॉजिकल हिस्ट्री, यानी ऑर्डर में होता है, 1 बाय 1, आगे पीछे डेट नहीं है, एक लाइन में सारी डेट्स आ जाती हैं। अ जर्नल मेक्स इट पॉसिबल डिटरमिन द डेली, वीकली और मंथली वॉल्यूम ऑफ बिजनेस, आप देख सकते हैं। अ कन्वीनियंट पिक्चर ऑफ ईच डेज बिजनेस, ईच डे में कितने ट्रांजेक्शन है आप इजीली देख सकते हैं अगर आपकी जर्नल में रिकॉर्ड हुई भी होंगी ट्रांजेक्शंस। अब ये थोड़े से मैंने आपके समझने के लिए लिखे हैं, क्योंकि हम यही यूज करेंगे। ये चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स हैं, यानी जब भी हम अकाउंट्स लिखेंगे अपने, वो इस सीक्वेंस में होते हैं। इसके अलावा और भी अकाउंट्स हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये यूज करते हैं। कैश हो गया, पेटी कैश, मार्केटेबल सिक्योरिटीज, रिसीवेबल, ये इसी सीक्वेंस में लिखते हैं। पहले एसेट्स लिखे, फिर लाइबिलिटीज, ओनर इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस। नॉर्मली क्या होता है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है इसमें हम
ये जो ईच अकाउंट है इसका एक नंबर होता है। तो कैश को मैं कह देती हूँ, कैश को मैंने जैसे 100 नंबर दे दिया, जैसे हमारे रोल नंबर होते हैं क्लास में स्टूडेंट्स के, किसी का हो गया 100, 101 और सो ऑन। अगर आप चाहते हैं तो 1000 से भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पेटी कैश को मैं कह देती हूँ ये 110 है, मार्केटेबल सिक्योरिटीज को मैं कहती हूँ 120 है। जरूरी नहीं है कि ये नंबर हम इसको असाइन करते हैं। इसके देखिए मैंने, आप इसको 101 भी कर सकते हैं, 102 भी कर सकते हैं सीक्वेंस में, लेकिन नॉर्मली इसके बीच में थोड़ा गैप होता है कि कोई और अकाउंट हो तो हम बीच में उसका नंबर देके उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो एसेट्स अकाउंट होते हैं वो नॉर्मली 100 और 1000 में होते हैं उनके नंबर। लाइबिलिटी अकाउंट जो होते हैं वो 200 से ऑनवर्ड या 2000 जो भी आप दें वो 2 से होते हैं। सिमिलरली ओनर्स इक्विटी, यहाँ तो मैंने ओनर्स इक्विटी लिखा है, आगे जाएंगे तो हम इसमें कॉमन स्टॉक, रिटेन अर्निंग और भी हमारे पास चीजें आएंगी। इसके जो भी अकाउंट्स होंगे वो 3 से स्टार्ट होंगे, रेवेन्यू के 4 से होते हैं और एक्सपेंसेस के 5 से होते हैं। यानी हम इसको कह सकते हैं 500 एक का, 520 दूसरे का। अगर आप 5000 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 5001, 5002, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये याद रहे कि एसेट्स के नंबर 100 में होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, लाइबिलिटीज के 2 से, ओनर्स इक्विटी के 3 से, रेवेन्यू 4 और एक्सपेंसेस 5 से। अब यहाँ मैंने आपके लिए यही लिखे हुए हैं। कैश अकाउंट रिसीवेबल, इसका नॉर्मल बैलेंस डेबिट पे ये इंक्रीज होते हैं, कौन से क्रेडिट पे होते हैं, ये इसकी छोटी छोटी एक्सप्लेनेशन है, ये आपने खुद पढ़नी है, राइट। आप इसको पॉज कीजिए, एक एक को अच्छी तरह पढ़ लें ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। और यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एसेट्स अकाउंट है, इसलिए इसके 100 में ही नंबर है। यहाँ से ये लाइबिलिटी है, नोट्स पेबल, अकाउंट्स पेबल, वेजेस पेबल, इसकी आप यहाँ से एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। ये इसके यहाँ नॉर्मल बैलेंसेस लिखे हुए हैं कि लाइबिलिटी के नॉर्मल बैलेंस जो है वो क्रेडिट है, इसलिए ये क्रेडिट है। नॉर्मल बैलेंस का मीनिंग होता है कि ये क्रेडिट साइड पे इंक्रीज होती है। अगर ये डिक्रीज होगी, जैसे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर देते हैं, लाइबिलिटी आपकी कम हो गई, तो आपने डेबिट पे लिखना होगा। ये हम आगे चल के अच्छी तरह सीखेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा मैंने आपके लिए लिखा है। ये कैपिटल है, ये ड्राइंग के बारे में लिखा है। यहाँ आपके पास रेवेन्यू है, इसके बारे में भी आप पढ़ सकते हैं यहाँ से, इसको पॉज करके। ये एक्सपेंसेस अकाउंट है आपके, जो कि मैंने बताया 500 सीरीज में होते हैं, इसको भी आप अच्छी तरह देखें। इसको पॉज कर लें, एक एक को पढ़ें। आपके बुक्स में ये लिखे होते हैं सारे एक्सपेंसेस, ये जरूरी नहीं है कि यही एक्सपेंसेस हैं, इसके अलावा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, एडवर्टाइज एक्सपेंस और भी बहुत ज्यादा एक्सपेंस होते हैं। तो एक्सपेंस और रेवेन्यू ये आप आखिर में हम लिखते हैं, इससे हमारी इनकम स्टेटमेंट बनती है। जबकि कैश से, सॉरी एसेट से, लाइबिलिटी से और ओनर्स इक्विटी और ड्राइंग हम यूज करते हैं बैलेंस शीट को बनाने के लिए, राइट। तो हमारा टॉपिक भी यही था, इंट्रोड्यूसिंग द जर्नल। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक अच्छी तरह। नहीं कोई बात क्लियर हुई, आप मुझसे फिर पूछिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपनी बुक लें, उसमें सेम ट्रांजैक्शन है उसको एंटर करने की कोशिश कीजिए, मुझसे पूछ सकते हैं। साइमा एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत शुक्रिया।